नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल सिंबल्स। ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में आज हम बात करेंगे। एंड बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो स्रोत थे उसके विषय में बात की थी और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी इसके विषय में हमने बात की थी, आपने देखा था। और उम्मीद ये करता हूँ वीडियो को आप बराबर देख रहे होंगे और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। चलिए, तो आगे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए, इससे ये पोर्शन जो है राष्ट्रीय नेशनल सिंबल जो है, मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे हम कहते हैं एक एक नंबर हमारे लिए एग्जाम में बहुत ही कीमती होता है और बहुत सारे क्वेश्चन वी हैव सीन इन द लास्ट एग्जाम्स। हमने पिछले एग्जाम में देखा है बहुत सारे क्वेश्चन इस राष्ट्रीय चिन्ह से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अब राष्ट्रीय चिन्ह मैंने एक जगह ही कलेक्ट किए हुए हैं सभी, और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, हम राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में बात करने से पहले हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रपिता के विषय में, माननीय महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी। गांधी जी के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, गांधी जी, इनका पहले तो हम बात करेंगे, इनका जन्म 2 अक्टूबर, आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। गांधी जी का पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। और पढ़ाई लिखाई, जब ये बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए अपने एक मित्र का केस लड़ने के लिए, और वहाँ से ये 1915 में वापस आए। और वापस आने के बाद इन्होंने देश का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद आपने देखा 1917 से 16 से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन अपने स्वतः से प्रारंभ किए, और 1917 से 1947 तक आप देखते हैं गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी युग कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1917 से 1947 तक आपका गांधी युग होता है। यहाँ तक इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए काफ़ी आंदोलन किए, और हम देखेंगे इनके विषय में थोड़ी बात करेंगे गांधी जी के विषय में। तो ये राष्ट्रीय जब चिन्ह की हम बात करें तो इनका बीच में नाम क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था, तो गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, आप लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? महात्मा कहा था, महात्मा। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा कहा था। और हम आगे देखेंगे, आप हमारे पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इन्हें बापू कहा था। क्या कहा था? बापू। तो इस प्रकार से आपने देखा। और एक थे विंस्टन चर्चिल थे, अंग्रेज व्यक्ति थे ये, और इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर। तो गांधी जी, विंस्टन चर्चिल जो थे अंग्रेजी व्यक्ति था, इसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर इसलिए कहा था क्योंकि ये एक धोती में ही रहते थे, आधी धोती थी उनकी, उसी में रहते थे। नेहरू ने इन्हें बापू कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से हमने गांधी जी के बारे में हल्का सा डिस्कस किया। जब हम राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में बात कर रहे हैं तो हमने इनके बारे में बात की। वैसे डीपली हम बात करेंगे इनके बारे में जब हम इतिहास का पोर्शन प्रारंभ करेंगे, तब हम इनके विषय में बात करेंगे। और व्यक्तिगत इनके बारे में जानकारी चाहिए तो इनकी एक पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो उसे आप पढ़िए, आपको पूरी जानकारी इनके बारे में वहाँ से प्राप्त होगी। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा, देखेंगे ऊपर लिखा हुआ राष्ट्रीय ध्वज। वैसे हम इसके विषय में बात कर चुके हैं, राष्ट्रीय ध्वज के विषय में। राष्ट्रीय ध्वज के विषय में हमने कब बात की? जब हमने पिछले बार उसमें संविधान सभा जब गठित हुई, उसका संविधान बना था, उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था
कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का मतलब तिरंगा, तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था, कब अंगीकार किया था? तो आप देखेंगे 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन कई बार आया है और अच्छी अच्छी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तिरंगे को या राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो आप इसे नोट करेंगे, 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकार किया गया था। चलिए अगला टॉपिक, इसी में हम आगे बात करेंगे। तिरंगा हम इसे कहते हैं क्योंकि इससे 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन से हैं? सबसे ऊपर केसरिया होता है, सैफरॉन केसरिया, जो आप देखते हैं बलिदान का प्रतीक है। किसका? बलिदान का। और दूसरा है सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद है जो आपका शांति का प्रतीक है, शांति का। और तीसरा आपका हरा रंग होता है, हरा रंग आपका समृद्धि का प्रतीक होता है। किसका? समृद्धि का। तो इस प्रकार से हमने बात की। ये 3 और इसकी 3 पट्टियाँ होती हैं, पट्टियाँ 3 हैं इसलिए 3 रंग हैं इसके, 3 पट्टियाँ हैं। और पट्टियों का जो अनुपात है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। किसमें? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। वैसे इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और अनुपात में दे देता है क्वेश्चन 1:2, 3, 2:3 और 3:4, इस प्रकार से दे देगा। तो आपका ये वाला पॉइंट ठीक होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसे डिजाइन जो किया था पिंगाली वेंकैया, आप इसे नोट करेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। किसने डिजाइन किया? पिंगाली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया। ठीक, पिंगाली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया। ये आंध्र प्रदेश के एपी मतलब आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये था तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। और हाँ, इसमें और हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ कहाँ फहराया जा सकता है? वैसे तो लाल किले पर, राष्ट्रपति भवन पर हम इसे फहराते हैं और स्कूलों में इसे फहराए जाने की अनुमति थी, लेकिन आम नागरिक को इसके फहराने की अनुमति स्टार्टिंग में नहीं थी। आम नागरिक जो थे, यानी एक जनरल व्यक्ति जो था, केवल ये विशेष जगहों पर, जैसे स्कूल में, विद्यालयों में या आपके राष्ट्रपति भवन में या लाल किले पर इसे फहराया जाता था। हर व्यक्ति को इसके फहराने की अनुमति नहीं थी। तो हमारे एक उद्योगपति थे, 1992 का एक केस है। उन उद्योगपति थे आपके नवीन जिंदल, उन्होंने 1992 में अपने एक कारखाने में इस झंडे को फहराने का प्रयास किया, पहली बार फहराया। और जब ये झंडा 1992 में उन्होंने फहराया अपने कारखाने में, तो इनके ऊपर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि आम नागरिक को इसको फहराने का अधिकार तब नहीं था। तो ये नवीन जिंदल जो थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे काफ़ी, तो इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस, सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाला? वैसे डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का हनन था। हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है। तो झंडा का मामला फहराने का जब आया तो ये सुप्रीम कोर्ट ने केस डाल दिया। 7-8 साल केस चला और उसके बाद में 2002 में, सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति को ये तिरंगा फहराने का अधिकार है, आम नागरिक झंडा फहरा सकता है। तो ये हमें झंडा फहराने का अधिकार सन 2002 में दिया गया। 2002 से हम कहीं भी, आपने देखा है स्कूल में, अपने घर पे भी, कहीं भी, ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं भी झंडा हम फहराते हैं। तो ये हमें अधिकार 2002 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये हमारा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद में आपने देखा रात में झंडा फहराने का अधिकार हमें नहीं था, जो हमें रात में भी अब हम झंडा फहरा सकते हैं। ये अधिकार हमें 2009 में जाके प्राप्त हुआ। 2009 में हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ कि हम रात में भी झंडा फहरा सकते हैं। अब कुल मिलाकर झंडा हम कहीं फहरा सकते हैं। और ये देखा है आपने कि झंडे को हम जैसे किसी अपने शरीर पर लोग लपेट लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन झंडे को हम कहीं भी दीवार पर कहीं चिपका दें या अपने घर की दीवार पर चिपका दें, इस प्रकार से झंडे का अपमान माना जाता है। ये काम हम नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे लिए है व्यवस्था। आगे चल के देखते हैं। ये तिरंगा, हमने राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान शान है और इस तिरंगे के ऊपर हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान जिसे बोलते हैं जन गण मन, जन गण मन। ये किसने लिखा? तो ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा, जनगण मन को। और किस भाषा में लिखा? तो भाषा आप लिखेंगे बांग्ला भाषा। किस भाषा? बांग्ला।
बांग्ला भाषा थी। जनगण मन को इन्होंने लिखा, और जनगण मन को लिखने के बाद में अब बात आती है सबसे पहले से कब और कहाँ गाया गया। तो जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर, नोट करते चलेंगे, 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस, आप लिखेंगे कांग्रेस का 27वां कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। यानी सबसे पहले राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के 27वें कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसे ध्वनिबद्ध किसने किया? आज जो राष्ट्रीय गान हम सुनते हैं उसकी ध्वनि जो निकलती है वो हमारे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर, इन्होंने इसको ध्वनि दी है और राष्ट्रीय गान को। और आप देखेंगे राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को हमने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया। और आप इसे देखेंगे 24 जनवरी को हमने इसे स्वीकार किया, कैप्टन राम सिंह ने ठाकुर ने इसे ध्वनि दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसका अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था, किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। कब? 1919 में। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में ये किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या किया था? अनुवाद किया था, या नाम दिया था उन्होंने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये हमने राष्ट्रगान के विषय में बात की। और आबिद अली जो थे, एक ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद किया था, हिंदी व उर्दू अनुवाद किया था इसका आबिद अली ने। तो आबिद अली ने हिंदी और उर्दू अनुवाद किया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका ये नाम दिया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। बांग्ला भाषा में लिखा गया था स्टार्टिंग में ये, फिर इसका इस प्रकार से अनुवाद हुआ। 24 जनवरी को हमने इसे स्वीकार किया, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसे ध्वनि दी। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27वां दिवस वहाँ इसे गाया गया। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। नोट कर लिया होगा। चलिए तो हम आगे बात करेंगे, तो आपने नोट किया है तो। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय गीत। चलिए तो राष्ट्रीय गीत की विषय में बात करेंगे। ये हमने देखा, अब राष्ट्रीय गीत हम देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय गान को गाने का समय भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 52 सेकंड का समय होता है इसका, 52 सेकंड का राष्ट्रीय गान के गाने का समय होता है, ये है। तो अब हम राष्ट्रीय गीत के विषय में बात करेंगे। राष्ट्रीय गीत भी हमारा राष्ट्रीय गान की तरह से भी एक बराबर दर्जा प्राप्त है। और ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसे लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। और आप देखेंगे ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये भी वहीं गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। आप लिख लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कौन सा था? 12वां अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन। वहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखित और ये वहाँ पहली बार गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो था वो अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष। और इसकी ध्वनि जो दी थी वो पन्नालाल ने दी थी, यानी पन्नालाल ने इसे ध्वनि दी थी। पन्नालाल घोष उनका नाम था जिन्होंने इसे ध्वनि दी। जैसे अभी आपने देखा राष्ट्रीय गान की ध्वनि किसने दी? कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। ऐसे ही पन्नालाल घोष थे ये, इन्होंने इसे ध्वनि दी थी। अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। कौन सा? अंग्रेजी अनुवाद। आप इसे नोट करेंगे एक बार। 1896 में ये गाया गया था। इस प्रकार से आपसे नोट करेंगे
चलिए तो अब हम आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे किस टॉपिक के विषय में। 24 जनवरी को ये स्वीकार किया गया था। और अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय गीत के बाद, हाँ, इसे गाने का समय भी आप नोट कर सकते हैं। इसका गाने का समय 65 सेकंड होता है। कितना? 65 सेकंड गाने का समय होता है इसका, 65 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड आप कह सकते हैं। तो चलिए, ये हमने बात की। और अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह हम कहते हैं अशोक स्तंभ या सिंह स्तंभ कहते हैं हम। और ये सारनाथ से स्वीकार किया गया है, लिया गया है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, या आप सिंह स्तंभ कह सकते हैं। कहाँ से स्वीकार किया? सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। कब? 26 जनवरी 1950। 1950। इसमें आपने देखा है, ये मान लीजिए ये हमारा अशोक स्तंभ है। इसमें ये शेर की आकृति है, इधर मुंह किए हुए हैं शेर, ये अपोजिट साइड में एक दूसरे का। और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। और किस लिपि में? देवनागरी में। किसमें? देवनागरी लिपि, देवनागरी में। और कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, यहाँ से इसे स्वीकार किया गया, लिया गया है। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, मतलब इसका है सत्य की ही विजय होती है। और ये आपको 4 शेर हैं, तीसरा दिखाई नहीं देता है। और इनका एक दूसरे के अपोजिट मुंह है। अशोक स्तंभ या सारनाथ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था। चलिए अगला, इसे नोट कर लें। अगला है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा है? बाघ। बाघ। अब आप देखें यहाँ पर बाघ की बात करेंगे तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो आप देखेंगे 1972 में। 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया से, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और 1973 में, कब? 1973 में बाघ परियोजना, बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। बाघ परियोजना प्रारंभ की गई 1973 में। क्यों की गई? इसके संरक्षण के लिए। संरक्षण के लिए बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई। 1972 में से राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। इनकी जनसंख्या घटती जा रही थी, तो उसको देखते हुए ये इनका संरक्षण किया गया। चलिए, तो ये आपने देखा। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है। मोर। बाघ जो आपने लिखा था, इसका ये है, इसका वैज्ञानिक नाम है बाघ का। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस का वैज्ञानिक नाम है बाघ का। अब हम बात कर रहे थे पक्षी की। चलिए, तो ये भी देखते हैं। पक्षी की बात करेंगे। मोर है, और इसे भी आप देखेंगे 1963 में, 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। और 1972-73 में जो अधिनियम आया था, 1972 में आया था, कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके द्वारा इस मोर को संरक्षण दिया गया था। मतलब इसे अब कोई मार नहीं सकता, ये राष्ट्रीय पक्षी है, इसकी कोई हत्या नहीं कर सकता। करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, उसके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था। और उधर इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में। फिर 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही थी। तो बाघ परियोजना लॉन्च की 1973 में। ये 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। किसको? मोर को। तो आप देखेंगे और इसका आप नाम लिखेंगे। वैज्ञानिक नाम क्या है मोर का? पावो क्रस्टेसस। पावो क्रस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये इस प्रकार से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आगे हम बात करेंगे, नोट करते रहेंगे बराबर। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है।
कमल, खास इसके बारे में डाटा नहीं है। कमल राष्ट्रीय पुष्प है। और कैसे आप देखेंगे अभी इतिहास में आप देखेंगे 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी उसमें उसका क्रांति का प्रतीक क्या था, चिन्ह प्रतीक क्या था, वो था प्रतीक चिन्ह जो था रोटी, रोटी और कमल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और कमल। तो वहीं से इसे स्वीकार किया गया है और फिर इसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो ये बरगद है। क्या है, बरगद। 1950 में इसे राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसके पीछे एक कारण है कि एक तो पवित्र पौधा हम इसे मानते हैं हमारी संस्कृति के अनुसार, और दूसरा ये है कि ये वृक्ष ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। सभी वृक्ष वैसे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उनके नीचे रात में लेटना सही नहीं माना जाता है, लेकिन ये बरगद का वृक्ष ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का वृक्ष भी रात को ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये दोनों पौधे ऐसे हैं जो स्वच्छ, साफ और अच्छे माने जाते हैं, इसलिए बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया 1950 में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल। तो ये आम है। क्या है, आम। इसे भी 1950 में राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया कि राष्ट्रीय फल ये बहुत अच्छा और खाने में स्वादिष्ट होता है, तो इसे राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया। और आप देखेंगे इसे फलों का राजा भी कहते हैं आम को। आम फलों का राजा भी है। और हम बात कर रहे थे तिरंगे की, तो एक बात और मुझे ध्यान आई। तिरंगे को 12 मार्च, कब, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में, किसमें, बेलगांव में पहली बार फहराया गया था। कितना ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा, ये फीट 360 फीट, 361 कह दीजिए आप, 361 लगभग 361 फीट ऊंचा झंडा पहली बार 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में फहराया गया था। तो हमने ये बात की, आज हमने बात की किसके विषय में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है हमारे, इसके विषय में बात की। अभी कुछ बचे हुए हैं, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो ये था हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में हमने बात की। तो चलिए आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के विषय में। इसी के साथ अगले जो बचे हुए हैं राष्ट्रीय चिन्ह उसे हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। पैसा या आपकी मनी इकोनॉमिक जो आर्थिक जो हालत जो ख़राब होती है परिवार की कभी कभी, तो उसकी वजह से, और या फिर दूर दराज के क्षेत्र में होते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है। और अधिक से अधिक इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अधिक से अधिक से शेयर करें, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और जानकारी तो वैसे इसकी सबको होनी ही चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय चीज़ और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ये क्या क्या है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और आप लाइक करें और वीडियो को देखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर बच्चे तक, हर गांव के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।